ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ boiling point. So main principle of separating two miscible liquids is through distillation is based on the boiling points. So the distillation हमको डिफाइन कैसे करना है डिस्टिलेशन को, व्हाट हैपेंस इफ वी नीड टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है वो एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड सो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वाइल एक्सपेरिमेंटिंग अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली मिक्स्ड एसीटोन एंड वाटर टुगेदर। अब एसीटोन जो होता है, एसीटोन आप लैब में देख सकते हो, बहुत ही वॉलेटाइल कंपाउंड होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन जो होता है तुरंत उड़ जाता है, तुरंत वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैसेस स्टेट में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बिकॉज रूम टेम्परेचर से कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से तुरंत वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। वाटर के साथ अगर मिक्स हो जाए गलती से, ठीक है, एसीटोन जो होता है उससे स्पिरिट विरिट बनता है। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर बनता है, बहुत सारे दूसरे केमिकल्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, एंड एसीटोन जो है अगर वाटर के में मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छा होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस एसीटोन को अगर मुझे रिकवर करना है वापस, एसीटोन को मुझे वापस से निकालना है वाटर के सॉल्यूशन में से। अब वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर 23 टू 24 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे? सो द की टर्म इज मिसिबल लिक्विड। दीज आर द लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड मतलब क्या? अगर दो लिक्विड मिक्स हो रहे हैं एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, देन वी विल कॉल्ड इट एज मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, दीज आर लिक्विड्स दैट डिसॉल्व फ्रीली एंड कंप्लीटली इनटू वन अनदर इन एनी प्रोपोर्शन, लिविंग नो विजिबल बाउंड्रीज। ठीक है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं प्रेजेंट होगा, मीन्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। सो हाउ कुड वी separate them? So the process for separating this type of homogeneous solution is distillation. Is distillation. Okay, so the goal, the main goal is, main purpose is, how can we separate this perfectly unified mixture and successfully obtain both liquids entirely? So distillation का process, डिस्टिलेशन का पर्पस क्या है पता चला है आपको? सो मैं अभी तक पर्पस की बात कर रहा था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डिस्टिलेशन वर्क्स इन लेबोरेटरीज। ठीक है, लेबोरेटरीज में वर्क कैसे करता है। ओके, लेट मी चेक वन फर्स्ट कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, the principle of distillation, the main principle, separation on the basis of separation based on their distinct boiling point। boiling point के basis पे हमेशा डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द मेन की पॉइंट। मतलब आप जब भी डिस्टिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हो एग्जाम में, तो आपको ये लिखना, ये मेन प्रिंसिपल ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कीप इट इन माइंड। ओके, सो लिक्विड को हीट करते हैं, वेपर बनता है, वेपर को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा। दिस इज डिस्टिलेशन। और जो लिक्विड हमें वापस से मिलता है वेपर्स में जाने के बाद, मतलब कंडेंसेशन होने के बाद जो लिक्विड हमें मिलता है उसको हम लोग डिस्टिलेट बोल सकते हैं। मीन्स इफ यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट बैक, इफ यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट बैक
ठीक है, आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए आफ्टर डिस्टिलेशन, इफ यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज डिस्टिलेट। ओके, दिमाग में रहेगा, डाल लो दिमाग में ये चीज कि इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट बोलेंगे। द थ्रेशोल्ड रूल, थ्रेशोल्ड रूल क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिस्टिलेशन इज स्ट्रिक्टली utilized for separation of miscible liquids that differ in their boiling points by 25 at least 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग इसको ऐसे नाम दे सकते हैं कि ये सिंपल डिस्टिलेशन है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन? सिंपल डिस्टिलेशन मतलब अगर डिस्टिलेशन हो और उसमें एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का गैप हो, 25 डिग्री सेल्सियस का गैप हो, किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दैट टू मिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिबल कंपोनेंट्स, टू मिसिबल लिक्विड्स, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, दो लिक्विड मिक्स हुए हैं, उन दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, देन वी कैन परफॉर्म सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, समझ में आया? ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। 3, 2, 1 लेट्स गो। देखो, एपरेटस, जो लेबोरेटरीज में डिस्टिलेशन परफॉर्म होता है वो कैसे होता है? एपरेटस क्या होगा? दिस इज कॉल्ड RBF। व्हाट इज RBF? राउंड बॉटम फ्लास्क। दिस इज कॉल्ड RBF, राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको लैब में मिलेगा ये। ठीक है, इसी में डिस्टिलेशन किया जाता है। हियर वी हैव पुट अ थर्मोमीटर, इधर हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा है। देन दिस इज योर कॉर्क, ये क्या है, कॉर्क लगा है फॉर सीलिंग, कि वेपर्स जो है बाहर एस्केप ना कर पाए इसके लिए। एंड दिस इज द एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एसीटोन में क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम एसीटोन है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। सो एसीटोन एंड वाटर, वाटर आपको पता है ये H2O बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एसीटोन, दिस इज water, and this is a mixture of these two miscible liquid. It is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture, so we can call it as solution. So we can call it as homogeneous solution. Understood? थर्मल डायनामिक्स क्या होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली, अरे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आ गया? It is much lower than 100 degrees Celsius. Okay, yes. एसिडोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है, बिकॉज एसिडोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56, लेट मी चेक वंस। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। यस, इट इज करेक्ट। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही एसीटोन को आप खुला छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद एसीटोन जो है वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, पर 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज 56 डिग्री सेल्सियस इज मच लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन वेपराइज फर्स्ट, राइजिंग एज अ गैस while the water remains safely behind liquid form। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि अगर मैं इस मिक्सचर को, इस होमोजेनियस मिक्सचर को हीट करता हूं तो सबसे पहले 56 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी आपके पास लिक्विड कंपोनेंट होगा, जो भी लिक्विड कंपोनेंट होगा, हमारे पास क्या है, एसीटोन है, एसीटोन है 56 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर नीचे पड़ा रहेगा एंड एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा वो वेपराइज होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। इधर कॉर्क और थर्मोमीटर लगा रखा है। इफ आई रिमूव दिस कॉर्क एंड थर्मोमीटर एंड पुट अ कंडेंसर ओवर इट, कंडेंसर से जोड़ के मैं अगर एक कोनिकल फ्लास्क लगा दूं इधर, तो मैं इस एसीटोन को, एसीटोन के जो वेपर्स है उसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे मैं ऑपरेटर्स आपको बताता हूँ।
ठीक है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस ये मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, ये देखिए, अगर मैं उसमें वो जो आरबीएफ है और कॉर्क लगा है उसमें अगर इस जगह पे बना हुआ है, इस जगह पे बना हुआ है, एंड इधर से एक बेंड ट्यूब लगा के, इधर से एक बेंड ट्यूब लगा के मैं आरबीएफ, ठीक है, इधर मेरे पास एसीटोन का जो वेपर है ये इसमें से जाएगा। अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंसर। अब इसका रोल क्या है, कंडेंसर का रोल क्या है? कंडेंसर हेल्प करता है जो भी वेपराइज्ड गैस है उसको जल्दी लिक्विफाई होने में। मतलब अगर इसमें देखो, इसमें बीच में ये हॉलो पाइप जैसा है, बीच में ये हॉलो पाइप जैसा है, एंड इस पाइप से वेपर जो है लिक्विफाई होके इधर गिर रहा है। मतलब दिस इज योर डिस्टिलेट, दिस इज योर डिस्टिलेट एंड प्योर एसीटोन, दिस इज योर डिस्टिलेट प्योर एसीटोन। ओके, सो ये जो डिस्टिलेट है प्योर एसीटोन जो है ये इधर तक तो वेपराइज हो रहा है एंड कंडेंसर के अंदर जाके वापस लिक्विफाई हो रहा है। सो लिक्विफिकेशन कैसे होता है, ये जो चीज है कंडेंसर का जो अंदर का जो हॉलो पार्ट है, ठीक है, इस ये ठंडा होता है बहुत। और इसको ठंडा कैसे किया जाता है, इसके आजू बाजू मतलब इसके चारों तरफ ये वाटर सर्कुलेट करते हैं। इधर देखो, इधर ये अंदर से इस जगह पे हॉलो है, इस जगह पे हॉलो है, ठीक है, इसको कंडेंसर बोलते हैं। इस जगह पे हॉलो है तो वाटर इनलेट, और एक साइड से वाटर अंदर, एक साइड से वाटर अंदर, ये इनलेट है। तो इधर से नीचे से हमेशा इनलेट रहता है, ये दिमाग में रखना। आप कभी भी लैब में जाते हो एंड कंडेंसर यूज करते हो तो नीचे से हमेशा आपका जो पाइप है, इनलेट, वाटर इनलेट पाइप है, उसको नीचे से जोड़ना होता है। एंड वाटर जो है इसके आजू बाजू पूरा सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करके इधर से निकल जाता है। तो जो भी हीट इसमें से आ रही है उसको ये कंपनसेट कर देता है, एंड अंदर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको एकदम कूल कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट सो वेपराइज्ड एसीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड प्योर एसीटोन। ओके, तो ये होता है कंडेंसर का रोल। एंड इधर आप अगर एक कोनिकल फ्लास्क लगा देते हो, सो दिस इज योर डिस्टिलेट प्रोडक्ट। तो ये है आपका पूरा एसीटोन का वर्किंग, सॉरी एसीटोन का नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिलेशन का वर्किंग, डिस्टिलेशन का प्रॉपर वर्किंग, ठीक है, सारे लैब्स में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन, ये दिमाग में रखना। सिंपल डिस्टिलेशन क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर स्लाइड that if there is much more difference around 25 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस हो दो लिक्विड के बीच में, then only this distillation process is workable. Okay, so phase recovery कैसे होता है? The hot acetone vapors are forced into the narrow glass tube. Cooling, फिर कूलिंग होती है। कूलिंग में क्या होगा, cold tap water circulates, cold tap water circulates around the outside jacket, rapidly dropping the vapor's temperature. Result क्या है, the vapors condenses back into the liquid state and drips into the separate vessel. Both chemicals are completely recovered. ठीक है, दोनों केमिकल्स मतलब वाटर से एसीटोन जो है completely रिकवर हो गया है। ठीक है, समझ में आया? आई होप सो आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस अब क्लियर है। प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, सो हमारा इधर दो मेथड जो है वो खत्म होता है। वन इज क्रिस्टलाइजेशन एंड वन इज डिस्टिलेशन। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। मैं इस
अभी तक जो भी टॉपिक हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। एंड द फर्स्ट पोर्शन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिक्सचर, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, these are the separation techniques. So I will provide you questions. I will solve some questions here that मतलब कैसे भी क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि बहुत बार पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पोर्शन का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड पोर्शन का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पोर्शन का क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रखा है। सो इस दो तीन हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स देखने के बाद हम लोग सेकंड पोर्शन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मैंने फर्स्ट पोर्शन जो भी पढ़ा है आपको, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना। एंड नेक्स्ट हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से लेके मैं जितना भी सेपरेशन टेक्निक्स करवा रहा हूँ उसके क्वेश्चंस में उसके बाद करवा दूंगा, ठीक है। ओके, एंड प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट टेक्निक वी हैव, ओके, so next separation technique is paper chromatography. This is a very important separation techniques in laboratories, ठीक है। लैब्स में बहुत ज़्यादा important टेक्निक होता है। क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है ये कहाँ से आया? क्रोमा मीन्स कलर होता है। क्रोमा का मतलब क्या है? कलर होता है। एंड ग्राफियन मीन्स टू राइट, मतलब कलर के हेल्प लेके हम लोगों को कुछ लिखना है। सो क्रोमेटोग्राफी इज दैट कैटेगरी ऑफ सेपरेशन टेक्निक। सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? फर्स्ट यूज टू सेपरेट द कलर्ड सब्सटेंसेस लाइक डाइज एंड इंक। सो अर्लियर, जब बहुत पहले की बात है, ये क्रोमेटोग्राफी जब निकला था, मतलब क्रोमेटोग्राफी को जब ढूंढा गया था कि कैसे वर्क करता है, तो क्रोमेटोग्राफी का जो मेन प्रिंसिपल है वो इस बेसिस पे वर्क करता है कि पहले इंक्स और डाइस को अलग करने के लिए, सॉल्वेंट से इंक्स और डाइस को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते थे क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या है पता है? एनी लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी लिक्विड कंपोनेंट हो, वो लिक्विड कंपोनेंट एक मोबाइल फेस के साथ पेपर में अप टू सर्टेन डिस्टेंस चढ़ता है, ठीक है, बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है, बाय कैपिलरी एक्शन। आपने देखा होगा कभी आप बीकर में या थोड़ा सा पानी में एक फिल्टर पेपर खाली टच करवा के देखो, तो देखना आप खाली टच करवाना है टिप को, तो देखना आप जैसे पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा, ठीक है, पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा पानी फिल्टर पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे भी आप देख सकते हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी, पर ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, अप टू सर्टेन डिस्टेंस जाता है। सो this is the main principle on which paper chromatography works. So we will see how it works, ठीक है। तो मेनली ये डाइज और इंक्स को सेपरेट करने में यूज होता था। आप लोग इसका नोट कर लोगे, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड 3 2 1 गो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, तो ये इसको बोलते हैं, मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, इसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है, एंड इस डॉट की जगह पे हमने जो भी कंपोनेंट है, मतलब आपके पास मानिए एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का एक ड्रॉप है इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर, ये सॉल्यूशन का एक ड्रॉप है इस पेपर के ऊपर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का एक ड्रॉप है पेपर के अंदर, ध्यान से समझना। अब इस ड्रॉप के अंदर, ये सॉल्यूशन का ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप के अंदर दो तीन कंपोनेंट मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन का ड्रॉप है। तो इसमें जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, हमको अगर डिफरेंशिएट करना है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस पेपर पे ड्रॉप लिया थ्रू कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी क्या होता है? ठीक है, कैपिलरी कुछ नहीं, एक ऐसे पतला सा सुई जैसा ट्यूब होता है, ठीक है,
पतला सा एक सुई जैसा ट्यूब होता है, ये बहुत मोटा दिख रहा है पर ऐसा नहीं, बहुत ही पतला सुई जैसा होता है, हॉलो होता है। उसमें क्या है, आप अगर वाटर इसको इसके टिप को वाटर में डिप करोगे तो ये वाटर जो है ये भर जाता है इसमें, अप टू सर्टेन डिस्टेंस ये भर जाता है। एंड जब आप इस कैपिलरी को लेके इधर मतलब पेपर पे खाली टच करवाते हो तो ये पूरा का पूरा वाटर जो है इसमें जो भी भरा हुआ है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो एक डॉट लग गया। अब इस डॉट में क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और पेपर है, पेपर में से पेपर को एक सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। ठीक है, एक मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज मतलब जो कि ये इसके जो कंपोनेंट्स है उसको ऊपर ले जाएंगे। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। मान लेते हैं कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। ठीक है, इस ड्रॉप के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर 3 तरह के लिक्विड प्रेजेंट थे। तो 3 तरह के लिक्विड प्रेजेंट थे, हमको नहीं पता था। पेपर क्रोमेटोग्राफी ने क्या किया, इनको ऊपर ले गए और सर्टेन डिस्टेंस तक ये लोग अपना अपना डिस्टेंस कवर किए एंड कलर प्रोड्यूस किए। ठीक है, कलर प्रोड्यूस किए मतलब इनका कलर डिस्टिंग कलर प्रोड्यूस किए, तो हमें पता चलेगा कि 3 तरह के कंपोनेंट्स है। सो मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये ऐसे होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आगे दिखाऊंगा, इसका प्रॉपर कैसा व्यू है वो दिखाऊंगा। The core concept of chromatography, have you ever observed what happens when a drop of water falls on something written with a sketch pen on the paper? The color spreads. The color spreads. क्या बोल रहा है, आप स्केच पेन से कभी अगर लिखे हो एंड उसमें पानी गिर जाए, या तो इंक पेन से कभी लिखे हो और पानी गिर जाए तो वो स्प्रेड हो जाता है। क्यों स्प्रेड हो जाता है? ठीक है, स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड हो जाने के लिए स्प्रेड हो जाता है। दैट्स फिनोमेना, जो स्प्रेड होने का फिनोमेना है वही ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में हो रहा है। ठीक है, वही चीज ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में हो रहा है। ओके, क्लियर है इतना? देख कैसे होता है। देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, सेटअप कैसे होगा। पेपर टेक अ 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, एक फिल्टर पेपर लो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाइड। ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विद अ पेंसिल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाया ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो लाइन है हम जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जो मोबाइल फेज है उसमें डिप करेंगे, तो वो मोबाइल फेज इस लाइन के नीचे होना चाहिए। देन ओनली इट विल कैरी द कंपोनेंट अपसाइड। ठीक है, mark a spot with a black sketch pen at the center of the line। ठीक है, स्केच पेन से ये लाइन ये जो डॉट है इसको स्केच पेन से बना दिया। मैंने कैपिलरी बोला क्योंकि लेबोरेटरीज में स्केच पेन नहीं यूज करते, हम लोग अलग अलग केमिकल्स को यूज करते हैं, अलग अलग केमिकल्स के कंपोनेंट्स को जानते हैं। तो वी विल यूज कैपिलरीज इन लेबोरेटरी एट हायर लेवल। सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद स्केच पेन, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो स्केच पेन से एक डॉट लगा दिया, इंक स्पॉट। इंक में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो लाइन ड्रॉन विद पेंसिल के ऊपर, दिस इज अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब होता क्या है देखिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको ये जो प्रिपेयर किया, इस पेपर को हम लोग एक बीकर के अंदर रखते हैं। एंड बीकर के अंदर रखते हैं, इसमें वाटर रखा है। वाटर क्या करेगा, वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी इस पेपर के ऊपर चढ़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी पेपर के ऊपर चढ़ेगा। एंड इस वाटर को तो हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल फेज। why we are calling this mobile phase? Because it is mobilizing the component of solution. It is mobilizing the component of solution present in that dot. Okay, अब ये जैसे ऊपर जाएगा तो अगर इस कंपोनेंट, इसके अंदर क्या कौन से कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो ये अप टू सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल होकर रुक जाएंगे। तो हमें इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा एंड पता चल जाएगा कौन कितनी एफिनिटी शो करता है, मीन्स कौन कितना अच्छे से बाइंड है, कौन कितना ऊपर तक जा सकता है। हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं उसके बेसिस पे। place the paper strip vertically into the gas jar, ensure the lower end dips into the water। critical point क्या है, the water level must be strictly below the ink spot। वाटर लेवल जो है, मैंने अभी बोला था, जो हमने लाइन लगाया है, जो स्ट्रिप के ऊपर जो लाइन लगाया है, दिस लाइन शुड बी अबव द वाटर लेवल। ओके, दिस लाइन शुड बी अबव द वाटर लेवल। क्लियर है?
ऊपर से इसको ढक देना वॉच ग्लास से, वॉच ग्लास से इसको ढक देना, ठीक है। आप लोग ये एपरेटस, अब देखो ये होने के बाद कैसा दिखेगा, होने के बाद कैसा दिखेगा, द रिजल्ट एंड द प्रिंसिपल, ओके। सो ये हो जाएगा, तो ये देखिए इसमें मान लीजिए कंपोनेंट ए बी सी था, दैट डॉट, इस डॉट में इधर जो डॉट लगाया था हमने उसमें ए बी सी कंपोनेंट था, और ये ट्रेवल किया है, सी कंपोनेंट इतना ही ट्रेवल कर पाया है, ठीक है, बी कंपोनेंट इतना ही ट्रेवल कर पाया है, सबसे ज्यादा ट्रेवल किया ए कंपोनेंट ने। सो हम लोग इसके बेसिस पे सेपरेशन कर सकते हैं कि किसका एफिनिटी कितना है, कौन कितना ऊपर तक जा पा रहा है, कौन कितना ज्यादा कैपिलरी एक्शन कर पा रहा है। ना व्हाट इज दिस कैपिलरी एक्शन, अगर पेपर है, पेपर के मॉलिक्यूल्स पे अगर वाटर चढ़ रहा है या तो ये कंपोनेंट चढ़ रहा है ऐसे सीढ़ियों की तरह, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। एंड ठीक है, ओके, कैपिलरी एक्शन से ही ये होता है। नाउ द कोर प्रिंसिपल इज एज द वाटर राइजेस द इंक सेपरेट्स इनटू डिफरेंट कलर स्पॉट्स, ठीक है, मैंने जो बताया उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेपरेशन यूजेस डिफरेंस इन द इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट एंड द पेपर, ठीक है, सॉल्वेंट और पेपर के बीच का इंटरेक्शन को यूज करते हैं, दैट इंटरेक्शन इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। The liquid carries substance up the paper, separating them based on how fast they move, ठीक है, कौन ज्यादा दूर तक और कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड व्हिच वी यूज इन द लैबोरेटरीज फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, टू कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। सो डाइज, इंक्स, ये सब चीजें इस मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला शायद नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, 3 2 1, दिस वन दिख रहा है या मैं उस साइड चला जाऊँ, एक बार आप पूरा बोर्ड का, पूरे स्क्रीन का लुत्फ उठाइए, ठीक है। देन दिस वन, note down the core principle, how chromatography works, ओके, देर तक हो गया, ठीक है। सो हमने अभी तक 3 सेपरेशन टेक्निक्स देख लिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर fourth separation techniques. It is also a very important technique for separating two immiscible liquids. Note my points, for separating two immiscible liquids. Up to this we have separating two miscible liquids, means homogeneous solution को हम लोग अलग कर रहे थे जिसमें दो कंपोनेंट बहुत अच्छे से मिक्स है। Now we will separate two immiscible liquids, means अगर मैं ऑयल लूँ एंड उसके साथ मैं वाटर लेता हूँ, एंड ऑयल एंड वाटर को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है, प्रिसाइजली सेपरेट करना है, तो मैं हाथ से तो नहीं सेपरेट कर सकता है, उसके लिए कुछ एपरेटस चाहिए। मतलब नॉर्मल डिकेंटेशन से भी सेपरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ पार्ट ऑयल का वाटर में आ जाएगा, वाटर का ऑयल में आ जाएगा। सो बट दे आर नॉट मिसिबल, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हुए, बट सेपरेशन में बहुत तकलीफ आएगी। तो उस तकलीफ को हटाने के लिए हमारे पास एक मेथड है, हमारे पास एक एपरेटस है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इट इज अ वेरी frequent apparatus which we use in laboratories for separating two immiscible liquids. This method is used for separating two components of two immiscible liquid, means एक जो oil वाला layer होगा, in laboratories we used to separate this organic layer. So the oil layer will be the organic layer, in higher studies you will go you will going to learn this. And the water we called it as aqueous layer. So okay, so वाटर को हम लोग बोलते हैं एक्वस लेयर एंड ऑयल को ऑर्गेनिक लेयर बोला जाता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक एपरेटस का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल।
क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। ओके, इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड 2 बार क्यों लिख दिया है पता नहीं भाई। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स एंड इंस्टेड फॉर्म सेपरेट डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ हाउ इट लुक्स, दिस इज योर सेपरेटिंग फनल apparatus, सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड। एनाटॉमी, ओके एनाटॉमी, भाई बायोलॉजी का वर्ड डाल दिया एनाटॉमी। हाँ ठीक है, एनाटॉमी बोल सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ अ सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल का पूरा हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, सेपरेटिंग फनल कैसे काम करता है। ठीक है, बस साथ में रहना, मुझे झेल लेना। ठीक है, अगर झेल लोगे तो बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब ये सेपरेटिंग फनल ऐसा होता है, नीचे से कोनिकल सा होता है, ऊपर बल्ज शेप होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लास का ढक्कन भी होता है। ठीक है, उसको बंद रखना होता है, उसको बंद रखना होता है। जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक पॉइंट पे उसको खोलना होता है। ओके, इसके अंदर एक ग्लास का ओके, एक ग्लास का इसमें ढक्कन भी होता है जिसको बंद रखा जाता है। ठीक है, भरने के बाद इसको पूरा फिल करने के बाद दिस इज योर सेपरेटिंग फनल। दिस इज इधर मस्टर्ड ऑयल ले लिया, सरसों का तेल ले लिया है। ठीक है, ये सरसों के तेल की जगह पे जो एक्चुअल सेपरेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑयली नेचर के होते हैं, ऑयल जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट किया जाता है। वाटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस लेयर बोला जाता है, इसको एक्वस लेयर बोला जाता है। तो इन लेयर्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेशन, दिस इज योर स्टॉप कॉक। जैसे ही इसको ऑन करोगे, इसको जैसे ही ऑन करोगे तो इधर से ड्रॉप वाइज जो नीचे वाला लेयर है वो गिरता रहेगा। एंड ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा। ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से, तो ऑयल इसलिए ऊपर तैरता है। बट इसमें होता क्या है, अब ये जो सेपरेशन टेक्निक है, मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड्स का, दिस इज द मिक्सचर इमिसिबल लिक्विड्स का, और इसको आपने डाल दिया सेपरेटिंग फनल में। ओके, सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर प्रॉपरली सेपरेट हो गया 2 लेयर, अगर आप स्टैंड करने के लिए रखोगे कुछ देर के लिए तो अपने आप सेपरेट होगा। बट जब जब सेपरेट होगा तो ऑयल ऊपर आने की ट्राई करेगा, तो आपको विगोरसली इसको शेक करना है। यू शुड शेक दिस apparatus विगरसली। ठीक है, विगरसली आपको शेक करना है। तो क्यों शेक करना है, क्योंकि जब ये आपस में ऐसे लेयर सेपरेट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पे कुछ ऑयल का भी, इस पॉइंट पे कुछ ऑयल का कंपोनेंट रह ना जाए। ठीक है, ऑयल का कुछ लेयर, ठीक है, ऑयल का थोड़ा बहुत पार्ट, ऑयल का कंपोनेंट बोल लो, ऑयल का थोड़ा बहुत स्मॉल पार्ट बोल लो। ठीक है, कुछ पार्ट ऑयल का इस पॉइंट पे रह ना जाए तो क्या होगा, मैं अगर इस स्टॉप को चालू करूंगा तो पहले ऑयल गिरेगा, फिर एक्वस लेयर, फिर ऑयल गिरेगा, वापस से मिक्सचर बन जाएगा। ऐसा ना हो, इस वजह से आपको विगरसली इसको बंद करके विगरसली पहले शेक करना है, देन इसके स्टैंड पे लगाना है। आपको थोड़ी देर के लिए इसको खुद को छोड़ देना है कि अपने को सेटल कर ले। ठीक है, खुद को सेटल कर ले तो जो लेयर्स है वो आपस में सेटल हो जाएंगे। एक्वस लेयर नीचे आ जाएगा ड्यू टू इस डेंसिटी, ऑर्गेनिक लेयर और ऑयल लेयर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्टॉप कॉक चालू कर दिया। ठीक है, बहुत प्रिसाइजली इसको ऑन करना है, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिरेगा, इधर बढ़ता रहेगा आपका एक्वस लेयर। जैसे ही ये एक्वस लेयर पूरा खत्म हो जाएगा, स्टॉप कॉक को बंद कर दो तो ये
सेपरेशन हो गया आपका दो इमिसिबल लिक्विड का, दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर का सेपरेशन हो गया। बट पॉइंट ये है कि आप इसके ढक्कन को लगा के अगर स्टॉप कॉक को चालू करोगे तो ये जो लेयर है ये नीचे आएगा ही नहीं, बिकॉज इधर जो है इधर वैक्यूम प्रेजेंट है, इधर वैक्यूम प्रेजेंट होता है। सो whenever you are separating this aqueous layer from the oil layer by opening the stopcock, you should remove this कैप ओवर द टॉप। ठीक है, ये कैप जो है आपको हटाना पड़ेगा, देन ओनली बाहर का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा एंड एक्वस लेयर जो है ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा। बट आपको बहुत ध्यान से इसको करना है, बिकॉज ये लेयर जो है ऑयल लेयर जब इधर पहुंचेगा उस टाइम पे आपको स्टॉप कॉक को बंद कर देना है, वरना वापस से मिक्सचर में थोड़ा बहुत ऑयल आ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नॉट अ वेरी प्रिसाइज मेथड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक आधा ड्रॉप अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान घटा, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक आधा ड्रॉप ऑयल का गिर ही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, इफेक्टिव मेथड नहीं है बराबर सेपरेशन का। ठीक है, सो बट वी कैन सेपरेट इट, ये यूज किया जाता है लैब में। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको। ये देखिए सेपरेशन प्रोसेस होता कैसे है इसमें, सेपरेशन प्रोसेस काम कैसे करता है इसमें। Pour a mixture of 5 ml mustard oil and 20 ml water into the separating funnel. Let it stand undisturbed. ठीक है, यही चीज मैंने बताई। ठीक है, next point is observe the formation of two layers. The yellow colored mustard oil forms the upper layer and the water forms the lower layer. Third is open the stopcock slowly to collect the heavier water into the container. Close it exactly when the water is fully drained, leaving only oil in the funnel. Okay, तो आपको आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रॉपर वे में नोट कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप और पढ़ना अच्छे से। ठीक है, ओके अच्छा, डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किया, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में एक पॉइंट रह गया है। दिस इज द सिंपल डिस्टिलेशन। आपको इस अगर इंडस्ट्रियल लेवल में, मैंने क्या बोला था कि इधर अगर 25 डिग्री सेल्सियस का गैप हो, अगर 25 डिग्री सेल्सियस का गैप हो तभी ये डिस्टिलेशन जो है वी कैन परफॉर्म। ओके, इस स्लाइड में मैंने बोला था कि 25 डिग्री सेल्सियस का एटलीस्ट गैप होना चाहिए बिटवीन द टू लिक्विड्स। इफ देयर इज वेरी लेस गैप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, अगर बहुत कम गैप है, मतलब अगर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है एंड 11 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस का गैप अगर है,
11 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, एंड दोनों लिक्विड एक कंपोनेंट के मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, उसमें 6-7 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप के जो होमोजेनियस मिक्सचर है उनको आप सेपरेट कैसे करोगे? ऐसे टाइप के जो होमोजेनियस मिक्सचर है उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनको आप सेपरेट कैसे करोगे? For that reason we cannot use this simple distillation technique, because it needs the difference of at least 25 degree Celsius, ठीक है? So for that we use for that we use if the difference in the boiling point if the difference in the boiling point is very less, ठीक है, we cannot use simple distillation for separating distinct components of liquids from the homogeneous mixture or you can say from the homogeneous solution. Okay, solution ही homogeneous है, so you can write it as solution, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछते हैं, so मैं जो लिख रहा हूँ आपको यही लिख रहा है, if the difference in the boiling point is very less we cannot use simple distillation for separating distinct component of liquid from the homogeneous mixture or solution, so इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, then we will use fractional distillation, for separating such liquid components from the solution, ठीक है? This method is very frequently used in the industries. कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है? कोल, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, ऐसे सब जगहों पे, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। मतलब अगर आपके होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिक्विड में अगर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। जैसे कि इंडस्ट्रीज में, कौन से इंडस्ट्री में? कोल, रिफाइनरी, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज they have a very small difference between their
बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इस मेथड से ही पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इस मेथड से ही सेपरेट किया जाता है। ओके, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको, आप लोग मेरे साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। एंड ओके, ठीक है, ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या? ज़्यादा छोटा हो गया, कोई नहीं, और बड़ा कर दो। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं? क्रूड ऑयल में से, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे, क्रूड ऑयल इज अ रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। रॉ फॉर्म में पेट्रोलियम होता है, इसमें से बहुत कुछ निकलता है। इसमें से क्रूड ऑयल में से डीजल निकलता है, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकलता है, और ये सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो एक ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चेम्बर होता है, ठीक है, जिससे डायरेक्टली हम लोग ये सब निकाल सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम दिया हुआ होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है, टर्पेन ऑयल निकलता है, ठीक है, टर्पेन ऑयल निकलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है। और क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल से ये सारा चीज निकलता है। और जो बच जाता है लास्ट में, ठीक है, रिमेनिंग, मतलब सारे ऑयल निकालने के बाद जो लास्ट में बच जाता है वो एज अ कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक मतलब लास्ट में सारा ऑयल जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या? जो भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट बचेगा उसको हम लोग, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है पता है? इसमें जो लास्ट में बच जाएगा ये कार्बन ब्लैक किस में रहेगा? आपके जो कार्बन ब्लैक है ये आपका ग्रीस बनेगा, ठीक है, ग्रीस जो यूज किया जाता है, ठीक है, जो बच गया लास्ट में वो ग्रीस होगा, ठीक है, ग्रीस को यूज किया जाता है, ठीक है, ऑयल वॉयल सारा चीज निकालने के बाद। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटिंग the components of the liquid which have very less difference in their boiling points, okay, which have very less difference in their boiling points, ठीक है। तो डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, देन सेपरेटिंग फनल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, एक मिनट, आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग कंपोनेंट जो है सेपरेट होके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी थोड़े सेपरेशन टेक्निक्स करेंगे एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैस जो है और सॉलिड है, गैस और सॉलिड जब मिक्सचर बना देता है तब क्या होता है, ठीक है। सो आज हम लोग चार सेपरेशन टेक्निक्स देख लिए, ठीक है।
Up to this we have seen 4 separation techniques. One is crystallization, second one is distillation, then third one is paper chromatography, and fourth one is separation of two immiscible liquids by the help of separating funnel in the laboratories. So in separation techniques के ऊपर आप ये सारी एक्टिविटीज जो है अच्छे से पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में जो भी दिया हुआ है डायग्राम्स को देख लेना, बिकॉज इन हायर स्टडी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, इफ यू आर टेकिंग केमिस्ट्री एज योर future studies, for your future studies, so these techniques will very much these techniques these concepts will help you in your further studies. Okay, अगर आप केमिस्ट्री लेते हो, केमिकल इंजीनियरिंग करते हो, so these techniques are very frequently used in laboratories for separating chemicals and all. So नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स देखेंगे, एंड इसके क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा. सो हर एक टॉपिक के बाद जो भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है मैं थोड़ा बहुत दूंगा, और आप भी अपने तरफ से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मॉड्यूल वगैरह कुछ हो तो आपके पास उसके क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाते रहना, ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट.